हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्रस क्लासेस। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम पूरे साल में कुछ कुछ करके हम क्लास 10 का सिलेबस फ्री ऑफ कंटेंट में थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर पूरे साल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कोशिश में हम आज और एक चैप्टर और एक लेसन पढ़ना पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो कोरोना के जैसे हम चल रहा है, अभी सेकेंड वेव बहुत डेंजरियस है, दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। तो तुम्हें बिल्कुल ही बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल तुम्हें अगर कोई काम नहीं है तो बाहर नहीं जाना है, और कभी मतलब मजबूरन तुम्हें बाहर जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क पहन के जाओ। घर में भी मतलब अभी जो गाइडलाइंस निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 15 गाइडलाइंस है, तो उसी के हिसाब से तुम घर में भी मतलब हैंडमेड मास्क या फिर जो रेगुलर मास्क को घर में भी पहनकर रह सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो क्लास शुरू करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर मेरा कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा है, एक एक सर्विस के तौर पर मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मतलब जो भी बच्चे पैंडेमिक के वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्लास 10 के बच्चे वो क्लास नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं जा पा रहे, तो वो यहाँ से वीडियो देख के मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्लास 10 के सीबीएसई के बच्चों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके, ठीक है। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज 1.2 में कि चेक वेदर 6 टू द पावर n एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ऐसे एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था जो कि एग्जांपल में है। क्वेश्चन था कि चेक वेदर 4 टू द पावर n एंड विद 0 डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो उसी हिसाब से 6 टू द पावर n को हम करेंगे यहाँ पर। तो कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, याद है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अच्छा, तुम पहले ही एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर में पिछले क्लास में ये पढ़ चुके होंगे कि ए बी होल टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, है ना। ए बी होल टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, वेयर ए बी एम्स आर इंटीजर्स, ठीक है। तो 6 टू द पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होल टू द पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, है ना। तो पहले मुझे बताओ, कोई नंबर जीरो के साथ, जीरो डिजिट के साथ अगर एंड होगा, पिछले क्लास में मैं बोला था कि अगर कोई नंबर डिजिट जीरो के साथ एंड होता है तो क्या रहना कंपलसरी है। जैसे कि मैं अगर 10 को कंसीडर करूंगा, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, है ना। 20 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5, 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो क्या जरूरी है? एक 5 रहना जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? 5 रहना जरूरी है। तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, यहाँ पे कहीं 5 है क्या? यहाँ पे 5 है क्या? नहीं है, 5 नहीं है। तो फिर ये वाला नंबर 6 टू द पावर n, n चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, यहाँ पे कभी भी 5 नहीं आ सकता। यहाँ पे कभी भी 5 नहीं आ सकता। अगर 5 नहीं आ सकता तो 0 नहीं आ सकता n डिजिट में। तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या लिखना है? नॉट पॉसिबल 6 टू द पावर n ends with 0, ends with digit 0 is not possible। कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन रह गया था जो कि मतलब तुम्हारे एक्सरसाइज में एक मतलब इसका एक एग्जांपल तो मैं करवाया था, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, तो सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को क्लास में ही डिस्कस करूं। चलो ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहां पे चलते हैं कि इरेशनल नंबर क्या हो। नेक्स्ट चैप्टर में है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर होता क्या है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। जो p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि मैं बोल दिया √2, √3, √5, √7, ये सारे को हम p by q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं।
जहां पर हाँ तुम बोलोगे सर इसको √2/1 लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं, √5/1 लिख सकते हैं, वहां पे p और q जो है ना वो इंटीजर्स होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स तो होंगे और रेशनल नंबर। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कोई एक डेसिमल नंबर है, कोई एक डेसिमल नंबर है, तो वो क्या हो सकता है बेटा? कोई एक डेसिमल नंबर है, वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इरेशनल नंबर पे और एक नंबर भी है पाई बोल के। ठीक है, पाई बोल के एक नंबर भी है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या इधर टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल पॉइंट देने के बाद कभी ना कभी रिमाइंडर जीरो आ ही जाएगा, कभी ना कभी रिमाइंडर जीरो आ ही जाएगा, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने बोला 1/2, अगर मैं 1 को 2 के साथ डिवाइड करता हूं तो पहले तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 2 0 0, 1 - 0 1, यहाँ पे डेसिमल में अगर डाल दूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जीरो आ जाएगा, तो 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया जीरो। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर जीरो आ रहा है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कभी भी रिमाइंडर में जीरो नहीं आएगा, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा वो डिवीजन, वो डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक गौर करने की बात है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना वो दो तरीके का होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो दो तरीके का होता है। पहले तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन के बाद, कोई एक कंडीशन के बाद, कोई डिवीजन के एक स्टेज में उसका क्वोशिएंट जो है वो रिपीट होते जाएगा, उसका क्वोशिएंट जो है वो रिपीट होते जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 1/3। अच्छा, 1/3 तो रेशनल नंबर है, क्योंकि p और q दोनों इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू जीरो है, p एंड q आर को प्राइम्स, तो ये तो तुम मानते हो कि ये रेशनल नंबर है। 1 को अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करता हूं तो 3 से छोटा है, तो पहले जीरो आ जाएगा, 3 0 0 1, यहाँ पे डेसिमल डालने से यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 3 9 1, फिर जीरो आ जाएगा, 3 3 9 1, 3 3 9, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे क्या चलता जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको रिप्रेजेंट सिंपली करते हैं 0.3 का बार। क्लास 9 में ये सब पढ़ा है ना? तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अगर होगा तो वो भी रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो भी वो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है। तो कोई एक डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग होता है तो भी वो रेशनल नंबर होता है, कोई एक डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है तो भी वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन कोई एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तभी वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैंने बोला √2 जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक हमने पूरा डिटरमाइन नहीं किया है, हम ले लेते हैं इसको 1.414, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम 3 प्लेस तक इसको ले लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है बेटा, रिकरिंग नहीं होता है ना, नॉन रिकरिंग होता है तो इसको नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तभी इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और ऐसे करके चलता जाता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। देखो, गौर से देखो, ये चलता जाता है, ये मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। होप मतलब यहाँ तक कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होगा, ठीक है। अच्छा क्लास 9 में ये भी पढ़े थे कि मतलब कैसे तुम्हें करना है कि 0.3 बार जो है वो 1/3, वो तो याद होगा, होगा ना। तुम्हें ये मतलब बोला जाता है कि मैंने बोल दिया कि 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार, तो तुम दिखाओ इसको कि 0.3 बार जो है वो ही 1/3 होगा, इसको प्रूव करो। याद है ना, क्लास 9 में पढ़े थे। कैसे करते हैं इसको, कि मान लो x इज इक्वल टू 0.3 बार, 3 बार का मतलब 3 3 3 3 3, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अच्छा इसमें मैं अगर 10x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3.3333, ये कंटिन्यूअस होता जाएगा। अभी 10x से अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 10x से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो देखो ये जो 3.3333 बार है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3.0.3333 बार, मतलब 0.333333 ये चलता जाएगा। अच्छा मैं इसको अगर 10x से x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या होता है, 10x माइनस x 9x, और ये वाला जो होगा 3.0.33333, ये चलता जाएगा, माइनस 0.33333, ये चलता जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो 9x होगा वो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो गया ना, x इज इक्वल टू 1/3, हमने लिया था x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो हम बता सकते हैं 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये क्लास 9 का पढ़ाई है बेटा, ये मतलब कुछ नया चीज मैंने नहीं बोला। अभी आते हैं क्लास 10 की पढ़ाई की ओर, कि मतलब हम प्रूव करेंगे कि कोई एक इरेशनल नंबर हो, मान लो √2 एक इरेशनल नंबर हो, so prove that √2 is a irrational number, prove that √3 is a irrational number, prove that 5 plus √3 is an irrational number, prove that √5 is an irrational number। ये सारे प्रूफ हम करेंगे। तो इसको प्रूव करने से पहले एक थ्योरम हमें जानना जरूरी है। वो थ्योरम है, एक थ्योरम 1.3 बोल के तुम्हारे एक्सरसाइज में है, वो मतलब जानना जरूरी है। इसका प्रूफ एग्जाम के बियॉन्ड है, मतलब इसको बस तुम याद रख लो। अगर समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, तो मैं समझा दूंगा। नहीं तो ये इसका जो प्रूफ जो है वो मतलब तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम बता सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है, प्रूफ जो है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, let p be a prime number if p divides a square, if p divides a square। अच्छा p divides a square का मतलब क्या है, a square is divisible by p, p divides a square का मतलब है a square is divisible by p, मतलब a square को अगर मैं p के साथ डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। यही इसका मीनिंग है कि p डिवाइड्स a square का मतलब क्या है, अगर मैं a स्क्वायर को p के साथ डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। सो अगर p डिवाइड्स a, if p divides a then p divides, सॉरी if p divides a square, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है then p will also divide a, then p will also divide a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डेफिनेटली a को डिवाइड करेगा। जहां पर a जो है where a is a positive integer, where a is a positive integer, where a is a positive integer, जहां पे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ गया। इसको यूज करके हम प्रूव करते जाएंगे, इसको यूज करके हम प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम को तुम्हें याद रखना है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन डेफिनेटली p जो है वो a को डिवाइड करेगा। मतलब a स्क्वायर को अगर p में डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो a को भी p से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। वो घूम फिर के एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का ही एक एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से ही ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रूफ मतलब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है।
बस ये याद रखना है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p ऑल्सो विल डिवाइड a। ठीक है, अभी हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रूव दैट √2 is a irrational number। √2 is a irrational number। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को कैसे मतलब टैकल करना है बेटा? ऐसे अगर जितने सारे ये मतलब इरेशनल नंबर के प्रूफ है, इसको एक खास तौर के मेथड से हम प्रूव करेंगे, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इसका मतलब है जो स्टेटमेंट में हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है उसका ऑपोजिट हमको एज्यूम करना है, और उसी के हिसाब से चलते चलते हमें आखिर में पाना है कि नहीं हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। तो वैसे करके प्रूव करते हैं, जो दिया गया है स्टेटमेंट उसका ऑपोजिट को हमें अज्यूम करना है। मतलब देखो यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, यहाँ पे दिया है √2 इज ए इरेशनल नंबर। सो हम ये अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। यहाँ पे लिख लेता हूं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं, या फिर प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। जो दिया गया है उसका ऑपोजिट करना है, जो दिया गया है उसका ऑपोजिट करना है। तो फाइनली हमको जाके ये मतलब कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि हम जो अज्यूम किए थे वो गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ लेट अस अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर आर दोज नंबर where when it can be expressed in form of p by q, where p and q are co-primes and q should not be equal to 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? तो हम अज्यूम कर रहे हैं √2 इज ए रेशनल नंबर, तो आई कैन से √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड as √2 can be expressed as p by q form, where p and q are co-primes integer, where p and q are co-prime integer, co-prime integers and q not equal to 0। ठीक है, q not equal to 0। तो मैं ये लिख सकता हूं √2 इक्वल टू p by q। अगर मैं √2 को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं ना √2 इज इक्वल टू p by q। सो दैट इंप्लाइज p इज इक्वल टू √2q। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अच्छा, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर मतलब यहां पे देखो, ये 2q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना? मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब मैं बोल सकता हूं 2 डिवाइड p स्क्वायर। सो 2 डिवाइड p स्क्वायर, समझ में आया ना? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, मैं 2q स्क्वायर को लिख सकता हूं 2 इंटू क्यू स्क्वायर। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। तो उसी हिसाब से p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, मैं बोल सकता हूं 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अच्छा, थ्योरम 1.3 अभी पढ़े थे, थ्योरम 1.3 अभी पढ़े थे। अगर 2 उसके हिसाब से अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर होता है, अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर होता है, p 2 इज ए प्राइम नंबर ना, हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, जहां पे a स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब p डिवाइड a, p विल डिवाइड a। सो यहां पे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 अगर डिवाइड p स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 2 will also divide 2 will also divide
p, इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, अगर p 2 को डिवाइड करता है, सो आई कैन राइट p इज इक्वल टू 2m, लेट p इज इक्वल टू 2m। क्यों? अगर p से 2 मतलब 2 p को डिवाइड करता है, p 2 से डिविजिबल है, तो p को मैं 2 इंटू समथिंग, सम कांस्टेंट, सम इंटीजर m के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, where m क्या है? m is any integer, m is any integer। तो p इज इक्वल टू 2m अगर लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, मतलब 2m का होल स्क्वायर। p के जगह पे अगर मैं 2m, यहाँ पे p का वैल्यू के जगह में मैं 2m पुट कर रहा हूं, p के इन प्लेस ऑफ p आई एम पुटिंग 2m, so 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, so that implies 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कैंसिल कर देता हूँ, दैट इंप्लाइज 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। 2m स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। यहाँ पे 2 फैक्टर है ना q स्क्वायर का, 2 इंटू m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर हो रहा है, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बाय थ्योरम ऑफ 1.3 आई कैन से 2 will also divide, 2 will also divide q, 2 q को भी डिवाइड करेगा, 2 q को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, ये वाला है इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखेंगे, 2 डिवाइड p, 2 also divide q, मतलब 2 is a common factor of 2 is a common factor of both p and q, both p and q। 2 जो है वो p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर है, p जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। अच्छा, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। को प्राइम का मतलब क्या है? दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है कि 2 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। हमने ये अज्यूम किया था p q को प्राइम होगा, और को प्राइम होगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब हमारा अजम्पशन ही गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर assumption is wrong। अगर हमारा assumption wrong है, मतलब √2 क्या हो जाएगा? √2 is an irrational number, यहाँ पे an होगा, √2 is an irrational number। समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हम क्या पहले क्या किए? हमने रेशनल लेके एज्यूम किया जहां पे p और q को प्राइम से, को प्राइम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे जैसे जैसे करते गए देखे कि 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है p और q का। अगर p और q का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब हमारा अजम्पशन ही गलत है, हमारा अजम्पशन ही गलत है, मतलब √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया हमारा एक रूल। तो इसी के हिसाब से और भी क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि √3 इज ए, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। यहाँ पे जैसे √2 आ रहा है, 2q स्क्वायर आ रहा है, वहां पे 3q स्क्वायर √3 के जगह में आएगा, √5 के जगह 5q स्क्वायर आएगा, √7 के जगह 7q स्क्वायर आएगा, है ना। तो और एक तरीके का क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को थोड़ा हम समझते हैं कि मार्किंग कैसे आएगा क्वेश्चन में। ये जो √2 वाला, ये वाला 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आ सकता है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आया है, प्रूव दैट 3 plus √5, 3 plus 2 √5 is an irrational number, 3 plus 2 √5 is an irrational number, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अगर इतना ही लिखा है प्रूव दैट 3 plus 2 √5 is an irrational number, अगर यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? पहले
रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर वो प्रूव करना है, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर वो प्रूव करना है। अच्छा 4 मार्क का और एक क्वेश्चन में कैसे लिख, मतलब ये क्वेश्चन और किस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि यहाँ पे लिख सकता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। 4 मार्क का है तो वहां पे तो क्वेश्चन में मेंशन है कि पहले रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो वो प्रूव करना है, उसको यूज करके 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल नंबर उसके बाद प्रूव करना है। अच्छा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, ये मान लो 2 मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स का आ गया, सिर्फ यही क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो तुम्हें वहां पे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बोल के प्रूव नहीं करना है, तुम्हें ये मान के चलना चलना है कि एग्जामिनर जानता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो वहां पे डायरेक्टली तुम कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो और लिख सकते हो कि वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, दैट्स वो सारे अब हम अभी करेंगे, वो सारे हम अभी करेंगे, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा और एक लैंग्वेज भी है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही आएगा, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे तो गिवन ही है तो तुम लिख लेना पूरा डायरेक्ट से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कि लेट अस अज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये जो है 3 प्लस 2 रूट 5 ये एक रेशनल नंबर है, hence it can be expressed as p by q form, hence it can be expressed in the form of p by q, hence it can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime integers। ये क्या है, co-prime integers है, और एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो जाता तो इसको क्या, इसको अनडिफाइंड हो जाता, अगर q 0 हो जाता ये क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो अगर 3 प्लस 2 रूट 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू। अच्छा p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स तो है ना, वो इंटीजर्स है, और 3 प्लस 2 रूट 5 को अगर मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज आई कैन राइट 2 रूट 5 as p बाई क्यू माइनस 3, है ना। और मैं लिख सकता हूं रूट 5 इक्वल टू 1 बाई 2 होल इंटू p बाई क्यू माइनस 3, ये लिख सकता हूं। अच्छा देखो p और q दोनों इंटीजर से, अगर p और q दोनों इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है, और p बाई क्यू ये रेशनल नंबर है, तो p बाई क्यू माइनस 3, उससे जो भी रेशनल नंबर आएगा उससे अगर हम माइनस 3 करेंगे, जो भी आ गया वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। p बाई क्यू से अगर मैं 3 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। अच्छा जो रेशनल नंबर आएगा उसके साथ अगर हम 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 2 डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं p और q, as p and q are integers, as p and q are integers, so 1 by 2 whole into p by q minus 3 इज और रेशनल नंबर, ये एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर p और q दोनों इंटीजर्स है तो मैं बोल सकता हूँ 1 by 2 होल इंटू p by q माइनस 3 इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो उस हिसाब से रूट 5 विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर, तो उसके हिसाब से ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। पर हमें पता है रूट 5 इरेशनल नंबर है, यहाँ पे तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर 4 मार्क्स का होता तो पहले तुम्हें प्रूफ करना होता कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, उसके बाद इसको लिखना होता, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, हमें पता है लेकिन रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो बट वी नो, हमारा अजम्पशन गलत हो गया ना बेटा, अगर यहाँ पे रेशनल आ रहा है और हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया, मतलब टोटल
जो हम सोचे थे सारे के सारे गलत, मतलब 2 3 प्लस रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होगा, 3 प्लस 2 रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा। यही तो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। पहले हम जो होता है उसका जो स्टेटमेंट प्रूव करना क्या होता है उसका ऑपोजिट ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो सही है। फिर प्रूव करते करते हमें बाद में पता चलता है कि मतलब नहीं, हम जो ले रहे थे सारे के सारे गलत है, तो हमारा अजम्पशन ही गलत है, तो ये नहीं हो सकता। यही होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यही होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, बट वी नो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. So 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Is an irrational number. Proved. ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे जितने क्वेश्चन है ये तुम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से कर लेना इस चैप्टर का। बाकी इसके आगे जो है रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, इसको करने के बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की ओर जाएंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल और मतलब वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे के सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सारे के सारे एक एक करके हम खत्म करेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर के बाद तुरंत ही किसके ओर जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बात यहाँ पर जो भी आज क्वेश्चन पढ़ाया गया आई थिंक सब क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मेरा कंटेंट तुमको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने के तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो को क्लास 10th के जो भी सारे इस बार जो क्लास 10th हुए जितने सारे बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दो। एक मतलब फ्री ऑफ सर्विस है बेटा, क्योंकि पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि हालत बहुत बुरा है, फिर भी इस हालत के वजह से हमारा पढ़ना रुकना नहीं चाहिए। तो जो भी क्लास 10 के बच्चे जहां पर भी है, गांव में शहर में जो भी जहां पर भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए पूरा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।